बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पंजाब असम्बली का बिल आखिर बजट पेश कर दिया गया पंजाब हुकूमत का, लेकिन ये बजट जो है वो ऐवान इकबाल में पेश किया। अवैस लगारी साहब ने, परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली में एक इजलास मुनक्किद किया। वो कहते हैं कहीं और जो इजलास हो रहा है गैर कानूनी और गैर आईनी है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी कानून को सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात दिए गए, उन्होंने वो इजलास बुलाया जहां पंजाब का बजट पेश किया गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहा। कल हमने प्रोग्राम में इस पर काफी तफसीली बात भी की थी। DGI-SPR का गुज़िश्ता रोज दिए जाने वाला इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने क्लियर कर दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी की जो दोनों मीटिंग्स हैं उसके अंदर आज असद उमर साहब ने और शीरी मजारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं कि DGI-SPR सियासी मामलात की तशरीह ना करें। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। मोनिस इलाही साहब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये मुकदमा हमने कायम नहीं किया। तमाम तहकीकात इमरान खान साहब के दौर में मुकम्मल हुई थी और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब मोनिस इलाही को गिरफ्तार करना चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में तवातुर के साथ जो आग लगने के वाकयात हो रहे हैं और जो पहाड़ हैं उन पर आग लगी हुई है, ये मामला काफी संजीदा नौयत का है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा और जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। रुबीना खालिद साहिबा, ये आपका मैंने ट्विटर पे सोशल मीडिया पे देखा, आपने इस इशू को बहुत हाईलाइट किया है। ये मामला है क्या? ये खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पे जो आग लगी हुई है और जो ये जंगलात हैं ये जल रहे हैं, ये हो क्या रहा है KPK में? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने ये जो है मौजू इससे बात स्टार्ट की। ये बहुत ही इंतहाई तशवीशनाक हालत है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जंगलात की। और सिर्फ सवात में 78 पहाड़ 78 पहाड़ों पे आग लगी हुई है। तो आप सोचिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उस आग का। और मुकामी आबादी जो है वो अपनी मददाब के तहत ही जो स्वात के मरकज़ात का जंगल है वो जल रहा है। और इसमें सितम सबसे बड़ा ये है कि जंगलात तो जल रहे हैं, लेकिन आपकी जो बाकी वहाँ पे परिंद और जानवर वहाँ पे हैं, वो इस वक्त ब्रीडिंग सीजन है उनका। आपको पता है काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं। तो ये वो बेचारे उसके अंदर ये भी जो है उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। हमारा माली नुकसान तो हमारा हुआ ही है, लेकिन अफसोस है कि ना इसके बारे में कोई बात कर रहा है। आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पे आज बात की है और ना इस पे बात हो रही है, ना इस पे के लिए कोई लाए अमल है। चूँकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जब फेडरल गवर्नमेंट से मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि जी ये प्रोविंशियल उनका मामला है तो हम उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है और लोग जो है मकामी लोग वो अपनी मदद आपके तहत ही वहीं पे जो है, लेकिन आप सोचें कि आम आदमी के हाथ में कितना ना रिसोर्सेज है, ना उनके पास इक्विपमेंट है, वो जो कर सकते हैं बेचारे वो कर रहे हैं। और उसमें सितम ज़रीफ़ी देखिए हाफिज साहब, मैं बहुत अफसोस के साथ मैंने आज एक वीडियो देखी है कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना हैं वो अपना बजट पेश करने के बाद जब गए हैं अपने चैम्बर में, तो वहाँ वो अतरण जो हमारा एक ट्रेडिशनल डांस है वो कर रहे हैं। वो मुझे तो हैरानगी हुई कि जब इतनी शिद्दत से पूरे सूबे में आग भड़क रही है और हमारे जो हुक्मरान है वहाँ उस सूबे के वो जो है वो इन फजूलियात में लगे हुए हैं। तो ये जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्यों अचानक दरख्त जलने शुरू हो गए, पूरे सूबे में जलने शुरू हो गए हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ज़रूर इसकी फॉरेंसिक इसकी जो है इसकी चेकअप और सब कुछ होना चाहिए कि क्या रीज़न है कि खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात यके बाद दीगरे सब जो है और इतने पुराने दरख्त भी उनके साथ जल रहे हैं। ये एक रूमर है हाफिज साहब कि ब्रिलियंट ट्री सुनामी चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन फिर से है, तो उसके जो सबूत मिटाने के लिए हो सकता है ये एक बात सही ना भी हो, लेकिन अगर सूबाई हुकूमत के ऊपर ही बात आ रही है तो उसको क्यों नहीं टेक अप करते और क्यों नहीं जो है इसकी तहकीकात कराते, लोगों को क्यों नहीं पकड़ते। एक रिपोर्ट आई है आपको मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, वो भी बड़ी मुबहम सी रिपोर्ट है, ना उसमें कोई निशानदेही की गई है ना कोई बात की गई है। तो ये सारी बातें हमारे लिए बहुत परेशान कुन है। हमारा खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल जल रहा है, इस वक्त शोलों की नजर हो रहा है।
मुश्ताक साहब, आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से, ये मामला क्या है, कुछ आपने डिग आउट किया है और क्या है, इस पे कोई बात हुई है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या किसी से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। हमारे सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, खुसूसन साबिक सूबाई वज़ीर जनाब इनायतुल्लाह खान साहब, जो हमारे सूबाई असम्बली में पार्लियामान लीडर हैं, उन्होंने इस इशू को उठाया भी है। और जिस तरह बात की गई है कि इसमें कोई एक ज़िला नहीं है, मसलन बुनीर के सारे पहाड़ जो हैं, और बड़े कीमती और तारीखी पहाड़ है वो। स्वात के जिस तरह बात आई, 78 पहाड़ों के ऊपर स्वात में इस वक्त आग जो है वो लगी हुई है। इसी तरह लोअर दिर, उसके अंदर आग लगी हुई है। इसी तरह जो दूसरे अजला हैं उनके पहाड़ों के ऊपर, तो ये वो इलाके हैं जो ठंडे इलाके हैं। यहाँ गर्मी की शिद्दत इस हद तक नहीं होती कि आप कह सकें कि गर्मी की शिद्दत की वजह से आग लग गई है। ये बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी है, ये बाकायदा एक साजिश है। और इसके ज़रिए से जिस तरह वाइल्ड लाइफ तबाह हो गई, जिस तरह हमारे जंगलात तबाह हो गए, जिस तरह हमारे वहाँ की एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा। और ये आपको पता है कि हमारे जो इलाके हैं, ये जंगलात अमूमी तौर पर कौमों के मुश्तरका हैं। ये कौमों की मिल्कियत है, हुकूमत और कौमों की मुश्तरका मिल्कियत होती है। उनकी आमदन का जरिया भी इन्हीं जंगलात के ऊपर होता है। मैं समझता हूँ कि इसकी जो डेंसिटी थी और इसकी जो ग्रेविटी थी इस वाक़े की, और जो तसलसल से हो रहे हैं, उतनी ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा सूबाई हुकूमत ने किया है। चाहिए तो ये था कि एक तो इसके ऊपर फौरी तौर पर इंक्वायरी की थी कि तसलसल के साथ मोर देन 100 पहाड़ों के ऊपर कैसे ये आग लगी। फिर उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपके डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे हैं, आपके जो रेस्क्यू 1122 है वो क्या कर रही है, आपके सिस्टम क्या है आग बुझाने का। कोई आग अगर इस तरह लगे और पहाड़ों को और वाइल्ड लाइफ को और एनवायरनमेंट को और लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाए, जानवरों को नुकसान पहुंचाए, तो आपके पास क्या हिकमत अमली है, क्या मंसूबा है उससे इस पूरे नुकसानात से लोगों को बचाने के लिए? कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं तो समझता हूँ एक इंतहाई गैर संजीदगी है, और मुझे तो इसके पीछे वाज़ेह तौर पर साजिश के आसार नज़र आ रहे हैं। आलिया साहब, ये चूंकि बड़ा सीरियस टॉपिक था और आपके सामने रखने का मकसद ये है कि क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी है केपीके में, तो इस मामले को आप उठाएंगी भी अपनी लीडरशिप के सामने भी। खान साहब तो खासा फोकस था उनका बिलियन ट्री जो प्रोजेक्ट भी और बाकी चीजों के ऊपर, तो कुछ इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई बात हुई है, केपीके गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अब इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए? अगर ये साजिश है तो फिर जिसने भी की है तो बहुत भयानक फेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हाफिज साहब। हाफिज साहब, केपीके की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जिन्हें दरख्तों का, और वो वाहिद लीडर हैं जिसको प्रॉपरली पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप बोरिस जॉनसन ले लें, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ले लें, उनके बिलियन सोनामी ट्री को अप्रिशिएट किया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जब पाकिस्तान में हमारी हुकूमत थी वफाक में, तो हम लीड कर रहे थे ये सारी इन्वायरमेंटल चीज़ों को, और स्पेशली हमारा जो 10 बिलियन सोनामी ट्री था। तो इसलिए एक तो ये मिथ कि जिन्होंने आज तक ना जंगलात के बारे में सोचा, ना उनमें लगी हुई आग के बारे में सोचा, ना कभी फायर ब्रिगेड के बारे में सोचा, अगर आज वो बैठकर मुझसे ये सवाल करे तो मुझे नहायत अफसोस होगा। लेकिन जाहिर है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ रिपोर्ट आनी चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना याद है, अभी 1 महीना पहले हमने ही उठाया था कि बलूचिस्तान के एक इलाके के अंदर तकरीबन कोई 3 हफ्ते बाद सिर्फ आग बुझाने का सामान भेजा गया था, वो भी एनडीएमए की तरफ से, और वो भी इतना नाकाफी था। जी बिल्कुल, और वो भी हमने ही उठाया था, जबकि ये जो मेरी बहन बैठी है इनके पास ही मिनिस्ट्री है इस वक्त एनवायरनमेंट की, और इन्हीं की मिनिस्टर साहिबा जो काफी एक्टिव रही हैं हर मामले के अंदर। शायद पहली दफा वो अपनी मिनिस्ट्री के अलावा बाकी सारी चीजों पर ट्वीट करी, और उसके बाद जिस तरह मारगला के पहाड़ों में डेली लग रही है आग, बट जाहिर है हमारा सूबा है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जिस तरह से हमने बजट के अंदर प्रॉपर एलोकेशन की हुई है, हमें ना रिकॉर्ड जलाने की आदत है, ना कत्ल करने की आदत है अपने गवाहों को, जैसे खालिद शहनशाह हो जाए या यान अली के का इंस्पेक्टर हो जाए, और ना हार्ट अटैक करने की आदत है। इसलिए जो भी होगा वो आवाम के सामने आएगा। ठीक, अच्छी बात है आलिया साहब, दुरुस्त बात है। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही था कि आप बात अब चूंकि अब आपके सामने है एक मामला और नेशनल टेलीविजन पे उसको हाईलाइट करने का मकसद भी ये था कि कम से कम लोग उसकी सीरियसनेस को समझें
ہم پولیٹیکل گفتگو تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی موضوعات ایسے ہیں جو ہماری زندگی، ہماری نسل سے جس کا تعلق ہے اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا، کیا کہا انہوں نے شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے جواب میں، جس میں شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ تھی چیف سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا جواب کیا تھا جنرل بابر افتخار کی جانب سے؟ پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ اپنی رائے رکھنے کا حق ہر ایک کو ہے، مگر حقائق کو مسخ کرنے کا اور جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور DGI تمام موجود تھے۔ اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ، بہت مفصل انداز میں شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول تھنگ۔ یہ موقف تھا DG ISPR کا ایک انٹرویو میں، اور آج اس کے کاؤنٹر کے طور پہ، یا اب وضاحت کہہ لیں آپ اس کے طور پہ، اسد عمر صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، ان کا موقف بھی سن لیتے ہیں، پھر اپنے جو شرکاء ہیں ان کی رائے جانیں گے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دوبارہ یہ بات DG ISPR کے پلیٹ فارم سے کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ خود ہی DG ISPR صحیح کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں، اور سیاسی پارٹیوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ فوج کو نہ سیاست کے اندر داخل کریں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلت سے آئی ہے، سازش سے آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں۔ اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح DG ISPR کرنا ضروری نہ سمجھے تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ بڑا افسوس تھا DG ISPR نے جو کل بیان دیا، انہوں نے کہا کہ چوائس ہے لوگوں کی ایکسپریشن کی، لیکن جھوٹ پہ مبنی یہ ساری چیزیں، اور یہ کہنا کہ جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایک انسلٹ ہے۔ چیئرمین PTI جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جو الیکٹرل ووٹ لے کے جیت کے آئی تھی، اس پہ آپ شک و شبہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سراسر ان ایکسیپٹیبل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری رپورٹ ہوئی تھی، انویسٹیگیشن ہوئی، ہم نے رپورٹ پوری پیش کی، وہ رپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی۔ روبینہ صاحبہ، دونوں موقف آپ نے سنے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ منٹس آف دی میٹنگ جو ہے نا، یا وہ منظر عام پر آئیں، اب لگ یہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ پھر انفولڈ ہوں گی، جو شاید نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے مناسب بات نہ ہو۔ جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے لا حاصل جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اور بار بار ہم ان کو گھسیٹ رہے ہیں اس معاملے کے اندر، اور چونکہ شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو دیا، بات کی، اس کے نتیجے میں پھر اس کی وضاحت کرنا ضروری ہو گئی۔ پورا جو سینیریو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا خطرناک صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیے، خطرناک صورتحال تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مضحکہ خیز صورتحال بھی ہے اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جھوٹا ہونے کے جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی کسی کو ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے بڑے بڑے جھوٹ، جو کہ انبلیویبل جھوٹ انہوں نے بولے ہیں اپنے سیاست کے دوران بھی، اپنی حکومت کے دوران بھی، اور حکومت سے نکلنے کے بعد بھی جو وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، اس پہ تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سچ کم اور جھوٹ زیادہ بولا ہے۔ اس کے لیے کسی کو کوئی جو ہے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات جب تک رہی کہ دیکھیں اب ان کی باتوں میں خود تضاد ہے۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے اور سیاست کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پچھلے 3 مہینے سے آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہر ایک ادارے کو جو ہے وہ سیاست کے میدان میں گھسیٹے۔ یہ جو اپیلیں کرتے رہے کہ نیوٹرل اور یہ اور وہ، میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتی، وہ کوئی بہت اچھی باتیں نہیں ہیں، ان کو نہ دہرانا ہی مناسب ہے۔ لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو جو بھی آپ پرانی اس میں چلے جائیں، آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، تو وہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر فوج کو یہ کہنا، ہمارے لیے دیکھیں ہماری فوج بہت قابل احترام ہے،
اور اس وقت آپ دیکھیں ملک کی جو حالات ہیں، میں خاص کر اپنے صوبے کے حوالے سے بات کروں گی اور مشتاق صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ ہماری سرحدوں کی صورتحال، خاص کر کے قبائلی علاقے میں جو ہماری بیلٹ ہے اس کی صورتحال اس وقت کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور اس وقت ہم فوج کو گھسیٹیں ان معاملات میں اور اس طرح کی باتیں کریں اور پریس کانفرنسز کریں، ان کو نیچرلی آ کے اپنی صفائی، تو آپ روز ان کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، روز آپ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، اختلافات ہمارے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر بات جو ہے وہ اس طرح آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنسز میں کرنا ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کو تو حافظ صاحب کچھ پتہ نہیں ہے سیریسلی۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں 4 سال میں انہوں نے اتنا نہیں سیکھا کہ جو ڈیکورم ہوتا ہے کسی بھی ہاؤس کا، کسی ادارے کا، کسی آفس کا، یہ نہیں سیکھ سکے یہ 4 سال میں، اور بالکل ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بچہ ہو تو وہ بھی سمجھ جائے 4 سال میں کہ کون سی چیز کس طرح سے کہنی ہے اور کس طرح سے بیان کرنی ہے۔ تو یہ ان سے تو آپ امید ہی نہ رکھیں کسی اچھے کی، اور نہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی اچھی چیز آئی، لیکن بار بار آنا اور اس طرح کی، اور اصل میں بیسکلی ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، ان کے پلے کچھ ہے نہیں، پتہ ہے کہ لانگ مارچ ہم کر نہیں سکتے، وہ ان کا جو ہے وہ سارا جو انہوں نے بلٹ اپ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے تو ہم 20 لاکھ لوگ لائیں گے تو ہم سب شہروں کو جو ہے وہ بند کرا دیں گے، تو وہ تو ہو نہیں سکا۔ اب یہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں جو ہے نا یہ ٹی وی پر آ کر کرتے ہیں، تو ان کی باتوں کو تو یا تو ہم بالکل ہی سیریس نہ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہنسا ہی جا سکتا ہے ان کی باتوں میں۔ ٹھیک ہے روبینہ صاحبہ، میں اس پہ وقفہ ایک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد جب آتے ہیں تو پھر اسی موضوع کے اوپر یہ جو معاملہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ اور پھر کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ، اسی پہ گفتگو کو آگے۔ ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، سینیٹر مشتاق صاحب میرے مہمان ہیں۔ آئی ایس پی آر کا بھی آپ نے سنا، آج مجھے آفیشلی جو ہم نے کیونکہ کچھ چیزیں لکھ کے کہی تھی تو پھر ہمیں ایک آفیشل بتایا گیا کہ جی جو این ایس سی کی دونوں میٹنگ ہیں اس میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے، اور جو عسکری کوئی رائے نہیں تھی بلکہ آفیشل اسٹانس ہے جو این ایس سی میٹنگ کے اندر دیا گیا، اور بلکہ یہ تک ہے کہ اگر کسی کو رائے اور ان پٹ میں فرق نہیں معلوم تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں تو پیش کریں۔ مراسلہ تو ایک سفیر کی اپنی رائے اور اندازہ تھا، مطلب یہ وہ ہیں سینٹینسز جو میں پڑھ کے جی ایک بات مجھے ایڈ کرنے دیں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ ان کے تو اپنے یہ جو شیخ رشید صاحب کا آپ دے رہے ہیں حوالہ، تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہماری جی مجھے پچھلے سال پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حکومت نہیں رہے گی، تو پھر سازش کے در سے آ گئی بعد میں، تو یہ ساری باتیں اپنی باتوں میں جو ہے نا ربط نہیں ہے۔ جی میں چلیں مشتاق صاحب، عالیہ صاحب پہلے جواب دینا چاہ رہی ہیں تو پہلے ان سے جواب لینے پڑیں۔ جی عالیہ صاحب آپ جواب دیں۔ مشتاق صاحب سینئر ہیں، بے شک مشتاق صاحب سینئر ہیں، آپ بے شک ان سے، لیکن ٹائم ڈسٹریبیوشن آپ میرے لیے پراپر رکھیں۔ جی جی بالکل 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 مشتاق صاحب اگر آپ اب یہ جو سینئر ہیں وہ جواب دے لیں اس کے بعد میں دیتی ہوں۔ تھینک یو جی مشتاق صاحب۔ جی حافظ صاحب، اصل میں آپ کو صورتحال بتاؤں کہ دیکھیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے پر پی ٹی آئی اور موجودہ پی ڈی ایم ایک تھی اور میں اس کا مخالف تھا۔ اس کے بعد اب جنرل پرویز مشرف کی آمد کا ایشو آج کل چل رہا ہے، تو اس پہ خواجہ آصف اور فواد چودھری ایک ہیں، یعنی ان کو پاکستان اگر آنا چاہے جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ تو وہ آئیں، لیکن وہ قانون کا آئین کا سامنا کریں، اگر کسی کے ساتھ ذاتی طور پر ان کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ اس کو معاف کرے تو معاف کریں، لیکن جو جرائم معاشرے کے حوالے سے ہو، ریاست کے حوالے سے ہو، ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو قانون اور عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فواد چودھری اور خواجہ آصف دونوں اس حوالے سے ایک ہیں۔ اب یہ جو خط کا ایشو ہے، اگر آپ دیکھیں یہ جو ان کی حکومت تبدیل ہو گئی ایک لیگل ڈیموکریٹک پروسیس سے تبدیل ہو گئی جو کہ نو کانفیڈنس کی موو تھی، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آپ موقع دیں تاکہ ان کے 5 سال پورے کریں اور ان کے پاس کل کوئی بہانہ نہ رہیں، لیکن پی ڈی ایم نے یہ ہماری بات نہیں مانی اور ایک کانسٹیٹیوشنل موو تھا، لیگل موو تھا، انہوں نے نو کانفیڈنس سے ان کو ہٹا دیا۔ اب جہاں تک خط کا ایشو ہے، آپ دیکھ لیں کہ خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جولائی 2021 سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں، تو جولائی 2021 میں تو کوئی ملاقات ڈونلڈ لو کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔
ना कोई ऐसा कोई मसला आया था। फिर जब ये खत आपको आया है तो उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आप खुद एक अदालती कमीशन बना सकते थे उसके ऊपर। आपको पता है हाफिज साहब, उनकी हुकूमत थी, उसके बाद काफी दिनों तक उनकी हुकूमत रही, एक अदालती कमीशन आप बना सकते थे, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन बुला के उस पे आप डिबेट कर सकते थे, वो पूरे प्रूफ दिखा सकते थे, लेकिन वो उस वक्त ऐसी कोई चीज जो है वो नहीं हुई। बदकिस्मत यह है कि जब एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हो तो हम उसकी वाह करते हैं, जब वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं तो हम कहते हैं ये मीर जाफर हैं और ये मीर सादिक हैं। ये रवैया जो हमें तर्क करना पड़ेगा, हमें एक उसूली फैसला करना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में रोल नहीं होगा, हम उनको घसीटेंगे नहीं, हम उनको सियासत के अंदर नहीं लाएंगे, ना अपने खिलाफ लाएंगे ना अपने हक में लाएंगे। सियासत सियासतदानों का काम है। लेकिन बदकिस्मत यह है कि आजकल भी आप इमरान खान साहब की बयानात पढ़ लें तो वो कहते हैं कि सबको पता है कि पावर किसके पास है और न्यूट्रल्स को फैसला करना पड़ेगा और न्यूट्रल्स को आगे आना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। मैं नहीं समझता कि खत का कोई ऐसा इशू था। जो उनकी हुकूमत चली गई वो आपको पता है इत्तेहादियों के सहारे पर थी। इत्तेहादी जो है उनको उन्होंने वजारतें दी थी पीटीआई ने, उन्होंने भी वजारतें दी पीडीएम ने, वो पीटीआई को छोड़कर पीडीएम के पास चले गए और एक लीगल मूव के जरिए से वो लोग चले गए वहां से। मैं समझता हूं ये बातें हो गई हैं। असल मसला इस वक्त आवाम का ये नहीं है। आवाम को पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, अद्वियात, किचन आइटम उससे तंग हैं, आवाम परेशान हैं, महंगाई है, तकरीबन कोई 40% तक सीपीआई इंडेक्स जो है वो पहुंच गया है गैर जानिबदार जराये के मुताबिक। लोग ये जो पंजाब असेंबली में आपने जो इंट्रो में कहा जो कुछ हो रहा है, लोग इससे तंग हैं, लोग इस पे इंतकामी जज्बात रखते हैं, गुस्से में हैं। सियासतदानों को अपनी डिस्कशन और डिबेट की जो डाइवर्ट करना चाहिए अवाम के इंटरेस्ट की तरफ, मुल्क के हकीकी मसाइल की तरफ, पब्लिक इश्यूज की तरफ जाना चाहिए। पहले अब आलिया साहब, अब ये जो मामला है कि एस्टेब्लिशमेंट कल आपके साथ थी, आपको सूट करती थी, आज सूट नहीं करती, तो आपकी जरा जो तोपों का रुख है वो उनकी तरफ है, और ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो आपने बनाया गो के इसको अवाम में पजीराई मिल गई, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, कोई इसको माने या ना माने आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट, उसके नतीजे में बड़े बड़े जलसे भी हुए, लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक जो है वो कम है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि हमारा इनपुट ये था कि साजिश नहीं हुई। हमें अब आगे चलना चाहिए या इसी मामले के ऊपर पहले क्लैरिटी जब तक नहीं हो आगे नहीं बढ़ सकते? मेरे ख्याल में ना अब इतनी लंबी चौड़ी बात के बाद 3 बातों की लोगों की बातों का जवाब देना, जरा मुझे टाइम भी उतना ही दीजिएगा। सबसे पहले तो बीबी कह रही थी ना, मेमो गेट स्कैंडल करने वाले और 400 ड्रोन अटैक करने वाले और लोगों के ऊपर ड्रोन अटैक को कलेक्टेड डैमेज करने वाले आज हमें ये सुना रहे हैं और अपनी फौज के अगेंस्ट ही जाकर वहां पर ये लोगों को कहने वाले कि जी ये फौज तो हमें कुछ करने नहीं दे रही। आज यहाँ बैठकर हमें फौज का सबक पढ़ा रहे हैं कि हमें फौज के साथ क्या सलूक करना चाहिए। ईंट से ईंट बजाने का जो पैगाम दिया गया था वो किसको दिया गया था? और इन्हीं के लीडर ने दिया था ना। अब आप आकर चाहे बूट पॉलिश करना चाहें या आज आप आकर छड़ी लहराना चाहें असेंबली के अंदर या आज आप आकर आपकी सारी स्टेटमेंट्स बदल जाएं, तो हिस्ट्रियां बदल नहीं सकती हैं। इसलिए बेहतर है हकाइक के ऊपर बात की जाए। और मैं न्यूट्रल्स के लिए, मैं ये कोई ढके छुपे अल्फाज भी नहीं कह रही, कहने को पासबा था, आखिर वो कौन था? चोरों का तर्जुमान था, आखिर वो कौन था? अपने चमन को रख दिया जिसने उजाड़ कर, लगता तो बागबान था, आखिर वो कौन था? रातों में दस्तयाब थी जिसको अदालतें, काजी का राजदान था, आखिर वो कौन था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मतलब ये क्या है, आपने ये नेशनल सिक्योरिटी की किसी ने अगर प्रेस रिलीज पढ़ी हो तो मैं उस प्रेस रिलीज के अंदर बराबर आप मानते गए मुदाखलत है, साजिश नहीं है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, अनअब्यूसिव लैंग्वेज है, टॉलरेबल लैंग्वेज नहीं है, और उसके बाद आप डिमार्श भी करें और यहां आकर बार बार आपको एक ही बात के ऊपर क्यों अवाम को आकर सफाई देनी पड़ती है? इसका मतलब है कि कहीं पर आपको भी ये लग रहा है कि अवाम आपकी सफाई से मुतमिन नहीं है। आप हमें ये कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटे, सियासी मामलात में मुतनाज़ा ना बनाए, फिर ये समझ में नहीं आ रही कि कल प्रोग्राम में आकर
इस सारे टॉपिक को दोबारा छेड़ने की क्या जरूरत थी, और ये आकर अवाम को बताने की क्या जरूरत थी कि स्टॉक मार्केट तो स्टेबल हो रही है और डॉलर तो स्टेबल हो रहा है। तो फिर अवाम कैसे आपको सियासत से दूर रख सकती है? इसके लिए आपको वाकई न्यूट्रल होना पड़ेगा। अब ये जो है, मैं तो आपने ये मुझे कहा है ना, मैं तो DGISPR का एक तरह से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस साजिश, जिस गद्दारी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत कम हो रही थी ना, इन्होंने ये बयान देकर अवाम को दोबारा उसकी तरफ लगा दिया है कि किस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत को गैर मुल्की एजेंडा के ऊपर लाकर मुसल्लत किया गया, किस तरह से अकलियत वाली जमात को अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत किया गया, और किस तरह से यहाँ जमहूरियत के ऊपर, यहाँ माशियत के ऊपर, यहाँ अवाम के ऊपर शबकून मारा गया। आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, हमने तो कोई ज्यादा डिमांड नहीं की थी। हम भी सुप्रीम जो कमांडर है इस वक्त सदर पाकिस्तान, उसका खत है चीफ जस्टिस के पास। हमारे चेयरमैन कल एक दफा दोबारा रिमाइंडर भेज रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, उसकी तरफ से मरासला गया। हमें तो मसला ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं हमें झूठा साबित कर देना, साजिश है, मुदाखलत है। और ये जो आकर कल बजट के ऊपर आपको पहली दफा, मैं वो वाहिद खातून थी जिसने पिछली बजट डिबेट के अंदर आप लोगों के बजट के लिए आवाज उठाई थी और एहसन इकबाल को रिबट किया था कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। और आज भी मैं कहती हूँ हमारी फौज का बजट इससे भी 3 गुना हो जाना चाहिए। लेकिन आपको भी ये देखना पड़ेगा कि धमकी इमरान खान को नहीं मिली थी, धमकी रियासत पाकिस्तान को मिली थी, अवाम को मिली थी। और हम किस तरह से ये ना मान ले के धमकी नहीं थी। जो चीन के साथ हालात हुए, जो यहाँ पर रशिया के स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो वहां पर आपके सऊदीया के अंदर आपकी बेइज्जती हो रही है, क्यों जाना पड़ रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भीख मांगने के लिए चाइना? क्यों सऊदी अरेबिया आपको कह रहे हैं कि हर वक्त आप भीख मांगने आ जाते हैं? सुनने में आ रहा है कतर भी आपको इमदाद नहीं दे रहा, टर्की ने भी आपको ना कर दी है, UAE ने भी आपको रेड कारपेट इस्तकबाल, क्योंकि सब जानते हैं आप शब खून मार कर आए हैं। अवाम की ना महंगाई का आपको एहसास, आर्मी चीफ तो जब आपकी हुकूमत आई थी तो आर्मी चीफ तो उस वक्त भी गए थे, सब जगह गए, सऊदी अरब भी गए, UAE भी गए, सब जगह आर्मी चीफ। मैं तो देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं तो कोई डैमेज कंट्रोल कहीं नहीं हुआ। 3.5 साल की हमारी कारकर्दगी भी सबके सामने। अगर किसी ने देखिए, एक सेकंड, मैंने इनकी इतने आराम से बात सुनी है, कोई जी सब आप कंप्लीट कर ले। नहीं, अगर मुझे एक बात बता दें, हमारी तो चले बैसाखियां थी ना, हमसे तो वो तंग आ गए थे ना, तो क्या ये सारे चोर, उचक्के, लुटेरे, जमानत वाले, नैब वाले, अब ये दिस इज नॉट राइट। क्या मेरे अवाम की तकदीर में ये थी? आप एक सेकंड प्लीज, आप झूठा इमरान खान साहब को कह चुकी हैं, आप झूठा कह चुके हैं इमरान खान साहब को। मैंने तो तारिक साहब लॉजिकल नहीं जी, हमें बिल्कुल हमें नहीं आती, हमें इस्माइल साहब वाली गालियां आती हैं ना, हमें अता ताड़र वाले इशारे आते हैं, हमें कुछ नहीं आता जो आपके इत्तेहादियों को या आप लोगों को आता है ना। हमें बिलावल जरदारी की तरह जो वो आकर पूरे जोर से आकर इसे नहीं चले, नहीं, मुझे जवाब देने दें, इसलिए कि आलिया साहब 5-6 मिनट से आप बोल रही हैं तड़प रही है अवाम जो इस वक्त। नहीं सर, अवाम जो इन्होंने लिए ना 15 मिनट, तो मुझे 15 मिनट तो दे, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। इमरान खान को झूठा कहकर ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं हो सकती। अवाम जानना चाहती है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डला है, अवाम की खुद मुख्तारी, इज्जत, हमियत के ऊपर डाका डला है, और वो ये जानना चाहती है ओपन हियरिंग हो, हम सच्चे हैं, हम साबित हो, हम झूठे, हमें कोई मसला नहीं है, वंस फॉर ऑल इसको खत्म होना चाहिए। बार बार ना हमें ये चाहिए कि साजिश है, ना मुदाखलत है, हम नहीं चाहते वो किसी भी चीज में आए। हम यही चाहते हैं कि ना आप इलेक्शन कमिश्नर का फैसला करें, ना वजीर आला पे आप हमें कोई कहानियां सुनाएं, ना और अपॉइंटमेंट्स के अंदर हमें कोई कहानियां सुनाएं। यही बात सारी है। 245 के तहत वजीर आजम के पास सारी के सारी अथॉरिटीज हैं, और अगर इसको चैलेंज करने पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई एम सॉरी टू से, फिर ये न्यूट्रलिटी नहीं है। और इसका मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर जो है अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं कि जो मामला के न्यूट्रलिटी वाला मामला है इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और मोनी सलाई साहब, वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया हमजा साहिबा, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, सेनेटर मुश्ताक साहब मेरे मेहमान हैं। रुबीना साहब, ब्रेक पे जाने से कबल खैर
बात हो रही थी, मगर ये अदालती कमीशन गवर्नमेंट अगर बनाए तो क्या उस पर कोई एतराज की बात है? बना दें अगर अदालती नहीं, कमीशन हमें बनता कोई है। एतराज नहीं है। 100 दफा अदालतें जो हैं कमीशन बनाए, ये गए भी हैं अदालत के पास और अदालत बना। लेकिन मुझे बताएं कि कौन सी अदालत जो है वो ये कमीशन बनाएगी? नहीं, वही अदालत है ना जिसके बारे में इन्होंने एक पत्री क्या क्या बोला, रात के 12 बजे उसके ऊपर शेर व शायरी भी बनाई, जो भी किया, तो वही अदालत वही कमीशन बनाएगी। फिर अगर कमीशन के जो फाइंडिंग्स होंगी वो इनकी मर्जी की हुई तो वाह वाह होगी, और अगर इनके खिलाफ हुई तो फिर यही तूफान बदतमीजी होगा जो इन्होंने रिसेंटली भी किया। लेकिन देखिए, मैं इसलिए सारी बात जो थी मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ की, लॉजिक के साथ की, कोई पर्सनल अटैक मैंने नहीं किया। लेकिन ये आदत से मजबूर हैं ये लोग, इनको इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है और इन्होंने जो 4 साल मुल्क की मुआशी सूरत हाल का तो इन्होंने बेड़ा गर्क वैसे ही किया, लेकिन साथ साथ जो इखलाकियात का जनाजा निकाला है और साथ साथ जो इन्होंने पार्लिमानी रवायतों का जनाजा निकाला है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुआशी बहरान जो है हाफिज साहब, इस पे तो हम काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, सख्त वक्त है, अवाम तकलीफ में है, ये हमें पता है। लेकिन अगर हम ये हुकूमत में ना आते तो इस वक्त पता नहीं इन्होंने और भी क्या आगे जो है इसके हालात और भी जो है बदतरीन किए होते। और क्या हम आइसोलेशन में जा रहे हैं? जो आलिया साहिबा कह रही हैं कि जी इंटरनेशनल जो है ना वो हम आइसोलेशन में जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब फॉरेन मिनिस्टर तो बिलावल साहब हैं। सुने, हम इंटरनेशनल आइसोलेशन में थे हाफिज साहब। आप देखिए, आप इंटरनेशनल आइसोलेशन, इन्होंने तो हमें बिल्कुल तन्हा कर दिया था। हमें तो किसी मुल्क में जो है हमारी पजीराई नहीं हो रही थी। अब आप देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एज वजीर खारजा पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी आएगी, हमारे खारिजी ताल्लुकात सब ममालिक के साथ बेहतर होंगे। आप ईरान भी गए हैं, अमेरिकन से भी बात हो रही है, हर जो है हमारे लिए सब मुल्क जो है वो इम्पोर्टेंट है और हर एक के साथ हमने अपने अच्छे ताल्लुकात रखने। इनकी तरह नहीं कि इनके जो मैं अब देखिए इन बातों में जाएंगे तो फजूल रेटोरिक होगा। मोहतरमा की पूरी जो उन्होंने अपना बयानिया दिया वो सब अखबारों के तराशों से सब अखबार के तराशे तो होते हैं, वो इसी तरह इन्होंने जुबानी याद किए हैं। मैंने सब ने 1 2 3 4 5 6 उस पर शुरू हो जाती है। रेटोरिक तो हम पता नहीं कितनी दफा सुन चुके हैं। बात करें आप जरूर लॉजिक पे करें, दलील पे करें। दलील इनके पास कोई है नहीं, वही अखबारों के तराशे, उन्हीं अखबारों के तराशों को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वो है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो से ये बात जरूर कहना चाहूंगी, कल पेशावर में भी मेरी मुलाकातें हुई हैं। लोग परेशान हैं, लोग इसलिए परेशान हैं कि वो कहते हैं कि हमारा ये महंगाई वगैरह का सिलसिला तो शायद थम जाएगा, लेकिन हमारी जो नई नस्ल तबाह हो गई है, जो हमारी नई नस्ल बेरारवी की शिकार हो गई है, जो हमारी नई नस्ल जो है वो नशा आवर जो है उन चीजों पे लग गई है, इसका हम क्या करें। मैं पेशावर में कल उधर बैठ के उनसे ये बात करके आई हूँ कि बड़ों को चाहिए कि अब इस्लाही कमेटियां बनाए, इस्लाही कमेटियां बना के ताकि मोहल्लों में बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए नौजवानों को। इन्होंने तो हमारा इखलाकी जनाजा निकाला हुआ है और बातें जो करते हैं इतनी बड़ी बड़ी कि फलाना चोर फलाना डाकू, आपने तो पूरी कौम को दिवालिया कर दिया इखलाकी तौर पर। जी आलिया साहब कोई कमेंट कर लें तो मुश्ताक साहब जो आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ 2-3 बातों के ऊपर माशी सूरत हाल पर पहला सवाल आपको ये करना चाहिए था। हमने मुल्क तबाह कर दिया तो इकोनॉमिक सर्वे तो इनकी हुकूमत ने शाया किया ना, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे जितने टारगेट्स थे हम उन टारगेट से आगे चले गए। फिर जो ये आप मुझे कह रहे थे आइसोलेशन की जो बात है कि मैंने नहीं की है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट है कि हमें कोई भी कर्जा देने को तैयार नहीं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज इसी स्टेटमेंट को आपके खुरम दस्तगीर साहब ने भी विंडिकेट किया है। फिर इन्होंने जो बात की है जी वो सारी दुनिया के, जी बिल्कुल इनके वजीर खारजा जो है वो पूरी दुनिया के वर्ल्ड टूर पे एक पेड इंटर्नशिप टेक्सास से गए हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी और अमेरिकन डायस्पोरा, देखिए प्लीज आप इखलाकियात का प्लीज इखलाकियात का दर्ज मिफ्ता इस्माइल साहब को दे या अता तारड़ साहब को दे, मुझे ना दे। आप उन दोनों को जाकर दें जो आपके इत्तेहादी है, प्लीज आप उन दोनों को जाकर दे, मुझे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि उनके बारे में जो अमेरिकन डायस्पोरा ने कहा है, अमेरिकन देखिए जी, अब मैं प्लीज मीना साहिबा लॉजिक पे बात किया करें प्लीज। वो भी यही कह रही है कि लॉजिक पे बात करें। आप वजीर खारजा आप आगे साथ और लाइके लगा देंगे। क्यों वो नहीं है, वो नहीं है, एक सेकंड, एक नहीं है वो नहीं है, वो नहीं है। 55
55 सीटों वाला आपने वजीर खारजा, प्लीज एक सेकंड, इतनी इंपॉर्टेंट बातें पता नहीं इनको क्या इम्पोर्टेंट बातें अमेरिकन डायस्पोरा, आप जाकर अमेरिकन डायस्पोरा की रिपोर्ट्स पढ़े वजीर खारजा की तरफ कि उनके बारे में ये कहा गया है कि ही इज नॉट इम्प्रेसिव। ये अमेरिकन रिपोर्ट्स आई हैं, प्लस जो ब्लिंकन के साथ मीटिंग का आया है। अच्छा चले, पॉइंट आ गया। आलिया साहब देखें, रिपोर्ट क्या, सिर्फ एक सेकंड, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि कश्मीर के ऊपर उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने क्या कहा है कि मैं इंडिया को, कैसे ये उल्टी सीधी बातें, आप इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मुस्तकिल मेंबर बनाने लगे, ये इररेलेवेंट बातें, कौन सी इररेलेवेंट बातें, या जो अमेरिकन कौन बना रहा है? इनके आलिया साहब नहीं, ये किसने कहा? आलिया साहब किसने कहा? पढ़े अब्दुल बासित का इंटरव्यू पढ़े जाकर आप, और उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू दिया है कि ये क्या कह रहे हैं। बिलावल जरदारी साहब ने ब्लिंकन को क्या कहा है, मेरी बस हो गई, आप जितना ब्लिंकन को क्या कहा है, मैं आपको वीडियो भेज देती हूं, अगर आपके आपको इनको रिपोर्ट करनी चाहिए। अब्दुल बासित साहब की इस वक्त तो कोई पोजीशन नहीं है। अब्दुल बासित साहब को रिटायर हुए हुए अरसा हो गया, और अब्दुल बासित साहब अगर कोई बात कह देते हैं तो उसके ऊपर ये कहना कि वो पाकिस्तान, इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी, आप एक अनबाइस्ड एंड करें और आपको अनबाइस्ड टोकन, यही कह रहा हूँ कि आपका हवाला आप चाहिए था। नहीं आलिया साहब, मैं तो हवाले की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप हवाला कोई ऐसा हवाले देखें, वो भी देखें, तो आप उनको चैलेंज करें, आप उनको लिखें जिन्होंने ये कहा है, ये पीपल्स मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब, ये आप जो है जमात इस्लामी जो है वो ना आप पिछली हुकूमत से मुतमईन थे, ना आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं। आप उनके ऊपर भी मोतरज थे कि ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। ये आए हैं, इनको भी 2 माह गुजरे, आप कहते हैं कि ये भी काम ठीक नहीं कर रहे। तो आपकी तसल्ली क्यों नहीं हो रही और कैसे होगी? उसकी वजह है हाफिज साहब कि हम शख्सियात के खिलाफ नहीं है, किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी से जाती इनात नहीं रखते। हम कुछ उसूलों को लेके चल रहे होते हैं, और उस उसूलों की बुनियाद पे हम गुज़िश्ता हुकूमत की भी मुखालफत करते थे, और उन्हीं उसूलों की बुनियाद पे आज मैं अपोजिशन में हूँ, और उस अपोजिशन को जो इस वक्त हुकूमत में है और मैंने उसके साथ 3.5 साल गुजारे, सबसे स्ट्रॉन्ग तनकीद जो है मैं उनके ऊपर भी कर रहा हूँ। मैं 1-2 बातें खत के ऊपर करूंगा, फिर माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर 1-2 बातें करूंगा। देखें, मैं लॉजिकली खत के ऊपर ये बात करूंगा कि खत जो इंटरवेंशन है अमेरिका की, वो तो पाकिस्तान में पहले दिन से मौजूद है। हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से भी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तो 20 साल उनकी बराह रास्त मुदाखलत जारी थी। तो मुदाखलत तो अमेरिका की हमेशा से पाकिस्तान के अंदर मौजूद रही है, और उसकी बुनियादी वजह वक्त की हुकूमतें हैं। जो भी हुकूमत रही है, जिसकी भी हुकूमत रही, उसकी वजह से अमेरिका की इंटरवेंशन यहाँ पे मौजूद रही है। खत के हवाले से मैं अगर ये कहूँ, देखें, अगर फर्ज करें ये खत था और इसमें वाकई ये मुदाखलत थी और साजिश थी और इसके नतीजे में सब कुछ हुआ है, तो जब आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास किया और आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि वाकई इसके नतीजे में सब कुछ हुआ था, तो फौरी तौर पर अमेरिका के सफीर को निकाल देना चाहिए था। आपने डिमार्च क्यों किया? डिमार्च क्यों किया? डिमार्च तो बहुत हल्का सा एहतजाज होता है, जो कि होता है अगर उन्होंने इस हद तक की है कि उन्होंने पीडीएम के मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए हैं, या जिस तरह के आपने आर्टिकल 5 उसके ऊपर लगाने की कोशिश की है, आर्टिकल 5 के तहत वो लायल नहीं रहे, पाकिस्तान के वो लायल नहीं रहे। इस हद तक गए हैं कि उन्होंने एक दुश्मन मुल्क के साथ बैठ के बाकायदा मंसूबा बनाए हैं, और आपके पास प्रूफ हैं। तो एक तो आपको फौरी तौर पर सफीर निकालना चाहिए था, बजाय इसके कि आप सिर्फ ये लिखें कि ब्लैटेंट जो है वो वायलेशन हुई है या फलाह हुई है। इससे आगे बढ़कर आपको करना चाहिए था। लेकिन जब आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक की, डिमार्च की हद तक की, इसका मतलब है आप खुद इसकी ग्रेविटी को इतना ज्यादा फील नहीं कर रहे थे। नंबर दो, अगर फर्ज करें, दूसरी बात, अगर फर्ज करें वाकई आप इसकी ग्रेविटी को, इसकी डेंसिटी को इस अंदाज से कंप्रेंड कर रहे थे, तो आपको जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए था। आपको खुद उस वक्त वजीर आजम को खुद चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए था। लेकिन मैं अब भी ये कहता हूं कि एक दफा के लिए इस मसले को हल होना चाहिए, ताकि बिल्ली तेले से बाहर निकल आए
और वो चीफ कैसे जस्टिस हल होगा? मुश्ताक साहब, चीफ रुबीना साहब कह रही है कि इसमें कमीशन अदालती बना कमीशन दे, अगर फाइंडिंग इनकी मर्जी के मुताबिक मैं नहीं है कहता तो हूं कि मानेंगे इसमें नहीं। एक दफा अदालती एक कमीशन लास्ट बात, तारिक साहब। अदालती कमीशन जो है वो बनना चाहिए ताकि ये मसला हल हो जाए। जहां तक माशी सूरत ताल्लुक है, मुश्ताक साहब इधर आलिया साहब अदालती कमीशन वो कर ले, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, मौजूदा जो सूरत हाल है मईशत की वाकई खराब है, लेकिन ये जो IMF का मुआहिदा है, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। कल एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि भाई 2 के बजाय 1 कप चाय पिया करें। उससे पहले PTI के लोगों ने कहा कि 2 के बजाय 1 रोटियां खाया करें। और उन्होंने एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि ये IMF ने पाकिस्तान दुश्मन मुआहिदा किया है। ये मुआहिदे जो IMF के साथ पाकिस्तान दुश्मन किए PTI ने किए हैं, ये एहसन इकबाल कह रहे हैं। PTI के मुआहिदे ही को ये PDM आगे लेके चल रही है। आप कह रहे हैं हम दोनों के खिलाफ क्यों हैं? हम दोनों के खिलाफ इसलिए हैं कि दोनों IMF के जो मुआहिदे उनको लेके चल रहे हैं। और मैं PDM से पूछता हूं, अगर आप समझते हैं कि ये मुआहिदे पाकिस्तान दुश्मन है IMF के साथ और PTI ने किए हैं, और मेरे उसके ऊपर रिजर्वेशन है, मैं समझता हूं वो पाकिस्तान के लिए गुलामी की जंजीरें हैं, हथकड़ियां हैं। इन्होंने FATF के लिए जो लेजिस्लेशन की है, इन्होंने स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी की है, इन्होंने IMF के साथ जो मुआहिदे किए हैं, ये गुलामी की जंजीरें हैं। और आप भी ये कहते हैं कि हैं, अब आपकी हुकूमत है तो आप इसको तोड़ते क्यों नहीं है? इन मुआहिदों से बाहर निकलते क्यों नहीं है? एक्सक्यूज क्यों नहीं करते? माजरत क्यों नहीं करते? तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि पॉलिसियां गुज़िश्ता हुकूमत की मौजूदा हुकूमत लेके चल रही है, इसलिए हम इनके खिलाफ हैं। अली साहब, अदालती कमीशन की फाइंडिंग को मानेंगे अगर हुकूमत बना देती है? जी बिल्कुल, हम क्यों नहीं मानेंगे। हम तो कह रहे हैं चीफ जस्टिस के अंदर ओपन हियरिंग करें। अब ये जो हमसे बात कर रहे थे ना, इनसे सिर्फ मैं इतना सवाल करूंगी सेनेटर साहब से, इनको सेनेट में यही पूछना चाहिए, कौन था वो इनसाइडर जिसने मरासला फॉरेन ऑफिस के हाथ लगने से रोका था? ये सवाल है मेरे, और इनका जवाब DGI-SPR को आकर देना चाहिए। किसका नाम था और किसके नाम था वो मरासला? फिर किसने अमेरिका को ये खबर पहुंचाई थी कि रूस के दौरे का फैसला इमरान खान का था, हमारा नहीं था? ये सारे सवाल ही तो हैं जिसके अंदर साजिश के किरदार अंदरूनी और बैरूनी दोनों शामिल हैं, क्योंकि हमें यह कहकर रोका गया था कि OIC के इजलास है, OIC के इजलास के बाद इसके ऊपर बात होगी। और OIC के इजलास के बाद जब 27 मार्च को खान साहब ने वो खत लहराया था, तो उसी के बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी जिसमें सारे दस्तखत किए थे कि हाँ, यही तो मैं सवाल कर रही हूँ ना, अवाम के सामने सारे आने चाहिए। हमें तो मरासला भी कहीं और से मिला था। किसने फॉरेन ऑफिस में, देखें जी, फॉरेन ऑफिस में जाने से किसने वो फॉरेन, यही तो सवाल पूछे हैं। साजिश के सारे किरदार तो सामने आने चाहिए, ये सामने आना चाहिए। आपके एम्बेसडर ने एक लेटर लिखा, तो वो फॉरेन ऑफिस को लिखा या उन्होंने आर्मी चीफ को भेज दिया वो लेटर? एक एम्बेसडर का लेटर फॉरेन ऑफिस में आया होगा। तारिक साहब, नहीं, झूठ के बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर इनको थोड़े से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का पता होता तो इन्हें यह भी पता होता कि जब ऐसी कोई चीज आती है और उसके अंदर डिफेंस अताशी भी बैठा हुआ था, तो 3 जगह पर वो जाता है। और क्यों ये कहा गया कि 27 मार्च को भी जब हमने ये लहराया था, पहले तो सबसे पहले वो फॉरेन ऑफिस नहीं आया। आलिया साहब, फॉरेन ऑफिस में एम्बेसडर का एक सेकंड नहीं, आप मेरे जवाब दे दें कि फॉरेन ऑफिस का आपके एम्बेसडर का लेटर फॉरेन ऑफिस आया या नहीं आया? मेरा सवाल ये। देखिए, मैं अभी जो बात करने लगी हूँ ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं मुश्ताक साहब की आपने कहा कि वजीर खारजा तक नहीं पहुंचा। आप अभी सुन ले। आप जी, ये हम पहले भी कह चुके हैं, ये कोई आज मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, ये ऑलरेडी आपके नॉलेज के अंदर है। तो इसलिए इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय हम किसने छुपा लिया? कहाँ गया था वो लेटर? एक सेकेंड, यही तो हम आज भी तो यही कह रहे हैं कि साजिश के सारे किरदार क्यों चीफ जस्टिस के सामने आने चाहिए? यही सवाल तो होने चाहिए जब हमने मरासला भेजा है। तो यही तो सारी अमेरिकी सफीर का, पाकिस्तानी सफीर का मरासला आया किसके पास? आलिया साहब, मरासला किसके पास आया? आप एक सेकंड मुझे आपको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का पता है? दीदी मैं तभी आपसे वो मुझे आता है सिर्फ एक जी उन्होंने, अगर आपको पता है तो उसके बाद आप ये मुझसे सवाल ना करते। अब जो नहीं, आप बता दीजिए कहाँ आता है, मुझे नहीं पता। आप मुझे बता दीजिए कहाँ आता है। आप मुझे अगर अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जी, आप ये फरमा दीजिए कि वो पाकिस्तानी सफीर ने वो मरासला कहाँ भेजा, किसके पास भेजा?
देखिए जी, देखिए ये तो उनसे पूछ लेना कि वो हमारे हाथ किस तरह से लगा। बार बार यही तो बात आपको बता रही हूँ कि अगर हमें अंदर से न्यूज ना मिलती तो हमसे तो वो खत छुपाया गया था। और ये बात आज की नहीं हो रही है, ये पहले दिन से हम ये बात बता रहे हैं। और अगर आप इस बात के ऊपर रुकना चाहते हैं तो मैं अगली बात भी आपको बताना चाहती हूँ, आपकी याददाश्त के लिए थोड़ा सा। क्या कहा गया था? मरासला तो झूठ है, खान साहब ने तो नकली खत लहराया है। इसी आलिया साहिबा, मरासला आया कहाँ पे? मैं असल में सवाल समझ नहीं, आपका जवाब नहीं समझ पा रहा। वो मरासला आया कहाँ पे? मुझे अगर बोलने दे दे नहीं, आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी सफीर ने एक मरासला भेजा, वो मरासला पाकिस्तान में किसने गायब किया? मेरी एक बात सुन ले, 3 जगह पर मरासला आता है, वहां पर भी जो बैठा जी कहाँ पे? वो कौन सी 3 जगह? वो 3 जगह बता दीजिए आलिया साहिबा। फिर वही बात है, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। असद मजीद जहां मीटिंग कर रहा था डोनाल्ड लू के साथ, 3 लोग एम्बेसी के बैठे थे, सिर्फ एम्बेसडर नहीं बैठा था, 3 लोग बैठे थे, उसमें डिफेंस अटाशी भी आपका बैठा हुआ था। जी, मरासला डॉक्टर असद ने लिखा, आलिया साहिबा, डॉक्टर असद ने मरासला लिखा, वो मरासला आया किसके पास पाकिस्तान में? आप ये बता दीजिए। तारिक साहब, मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर बैठकर ये कह रहा है कि उस तक इंफॉर्मेशन बाद में पहुंची है। उस तक जब इंफॉर्मेशन पहुंची है वो भागा प्राइम मिनिस्टर के पास गया है कि हमारे अगेंस्ट ये साजिश हो रही है। सवाल यहाँ पर ये उठना चाहिए था कि ये जो खत, जिसको ये नकली खत कहते थे, आज उस मरासले को भी मान रहे हैं, मुदाखलत को भी मान रहे हैं, तो साजिश के ऊपर इसरार क्यों है? यही तो मैं बार बार बताना चाह रही हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों आकर ये कहा था कि ये चीजें हमसे छुपाई गई। और 7 मार्च को जो मीटिंग हुई थी और 8 मार्च को उसी के अगेंस्ट फिर मैं वही सवाल पूछूंगा, किसने छुपाई है? फिर आप वो जवाब नहीं देंगी। किसने जवाब दी है? छुपाई है जो साजिश कर रहे थे अंदरूनी सहूलत का, मीर जाफर और मीर सादिक, आपके भी सामने। अच्छा, वो डॉक्टर असद का मरासला जो है, वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुराद आपकी पॉलिटिकल लोग हैं या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं? देखिए जी, मीर जाफर मीर सादिक कौन है सारी दुनिया को पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर क्या कर सकती हूँ? और अगर बार बार आपने वही सवाल पूछना है तो मैं तो ऑलरेडी उसका जवाब दे चुकी हूँ। अच्छा, चल रुबीना साहब, आप मुश्ताक साहब का जवाब दे दीजिए। वो कहती थी कि पाकिस्तान दुश्मन जो मुआहदे थे वो आप जो है क्यों नहीं उस गुलामी की तौक से जान छुड़ा लेते हैं? शॉर्टली मैडम, प्रोग्राम कंक्लूड करना। देखिए, पहली तो बात ये है कि बिल्कुल मैं मुश्ताक साहब के साथ एग्री करती हूँ कि हमें इनमें से निकलना है, लेकिन जो स्टेट की कमिटमेंट्स हैं उससे निकलने में टाइम लगता है। कोई इंडिविजुअल कमिटमेंट्स तो है नहीं कि हम फौरन कह देंगे जी हम नहीं करते। स्टेट की कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल आपकी बाइंडिंग्स हैं, और कोशिश जरूर करनी चाहिए कि इससे हम किसी न किसी तरीके से निकल आए। आई इंडोर्स इट। और जो चूंकि आपने बातें की थी स्टेट बैंक की, सॉवरेनिटी वाले बिल की, कुछ और मतलब इवन आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाले बिल और बहुत सारी बातों पे भी, अब ये कानून साजी वक्त के साथ वापस होगी? जी बिल्कुल, हम कानून साजी जो है कर भी रहे हैं, हो भी रही है। काफी सारी लेजिस्लेशन पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आ जाएंगी। मुश्ताक साहब, फाइनल कमेंट सर आपके। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत वाकई अगर समझती है कि पीटीआई ने गुज़िश्ता 3.5 साल, पौने 4 साल में जो मुआहिदे किए हैं, जो लेजिस्लेशन की है वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं, तो उनको वो लेजिस्लेशन वापस करनी चाहिए जिसमें FATF के 1 दर्जन कवानीन है, जिसमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है और जिसमें कुलभूषण यादव के लिए उन्होंने लेजिस्लेशन की है और जिसमें उन्होंने IMF के साथ मुआहिदे किए हैं। ये अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनकी और उनकी पॉलिसी एक है, सिर्फ चेहरों का और सिर्फ झंडों का और सिर्फ पार्टियों का फर्क है, पॉलिसी और एजेंडा उनका फिर एक है। ठीक है मुश्ताक साहब, आलिया हमजा साहबा, रुबीना खालिद साहबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात